हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ पंकज पठानिया और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है पठानिया फिज़िक्स लेक्चर्स। और आज मैं जो स्टार्ट करने वाला हूँ वो है इंजीनियरिंग फिज़िक्स लेक्चर सीरीज़। आपको बहुत सारे ट्रिक्स बताऊँगा किस तरह से फाइनल एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसको किस तरह से आपको सॉल्व करना है ताकि आपके मार्क्स अच्छे आएँ और आपको उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी हो। तो आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इससे पहले मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और कोई भी आपकी कोई सजेशंस होगी तो आप प्लीज़ चैट बॉक्स में शेयर करिए ताकि मैं कुछ और इम्प्रूवमेंट आप बच्चों के लिए कुछ और अच्छा सा मटेरियल जो है वो प्रोवाइड कर पाऊँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की। इससे हम बेसिकली क्या बोलते हैं, दैट इज द रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। और इसमें हम बात करेंगे ऑल मोशंस आर रिलेटिव, नथिंग इज एब्सोल्यूट। ठीक है, तो ये जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दैट इज गिवन बाय आइंस्टाइन। अंडरस्टैंड? तो हम ये बात करेंगे कि ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की जरूरत हमें क्यों पड़ी। ठीक है, तो यहां से हम बात करते हैं कि हाउ मेजरमेंट्स ऑफ टाइम एंड स्पेस आर अफेक्टेड बाय मोशन बिटवीन एन ऑब्जर्वर एंड इवेंट एंड व्हाट इज बीइंग ऑब्जर्व्ड। ठीक है, सो इट कनेक्ट्स स्पेस एंड टाइम, मैटर एंड एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म दैट इज क्रूशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग द फिजिकल यूनिवर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो इससे पहले हम बात इसको स्टार्ट करने से पहले हमें ये देखना कि इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी, आइंस्टाइन ने इसको क्यों डेवलप किया। अंडरस्टैंड? तो हम बात करते हैं कि जो मैकेनिक्स बेसिकली 4 इसके पार्ट्स हैं, जो 4 बेसिक जो ब्रांचेस हैं वो हम बात करेंगे। वो है क्लासिकल मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, ये सारे इंजीनियरिंग फिजिक्स के यूनिट्स हैं बच्चों, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। जो इसके बाद हम क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट करेंगे। उसके बाद है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स जो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, एंड क्वांटम फील्ड थ्योरी। तो 4 बेसिक ब्रांच है मैकेनिक्स की। ठीक है, तो क्लासिकल मैकेनिक्स जो है दैट इज गिवन बाय द न्यूटन्स, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स दैट इज गिवन बाय द आइंस्टाइन, क्वांटम मैकेनिक्स जिसमें से हम बात करेंगे बोर्ड, हैंसवर्ग, श्रोडिंगर, इनका बेसिक कंट्रीब्यूशन है मेन। उसका क्वांटम फील्ड थ्योरी है, ड्रैक है, पॉली है, फेमैन है। ये बेसिक जो क्वांटम फील्ड थ्योरी का जो बेसिक लॉज जो इन्होंने इन साइंटिस्टों का बेस मेन कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये 4 तो मैं यहां पे आपको बता रहा हूं। ये जो है एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी या बात कर दिया स्पीड है, स्पीड और साइज के बीच का रिलेशनशिप। यहां पे साइज है और यहां पे स्पीड है। तो ये इन ब्रांचेस को किस तरह से डिवाइड किया गया है देखिए बच्चों। यदि पार्टिकल साइज इज लार्ज, मतलब लेस देन माइक्रोन, मतलब इट इज ग्रेटर देन माइक्रोन बच्चों। ठीक है, माइक्रोन से मीटर तक इट इज लेमन लैंग्वेज में हम बात कर सकते हैं। तो वहां पे और उसके यदि वेलोसिटी सी से बहुत कम हो, मतलब ये है सी का मतलब अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू सी के बराबर नहीं, अप्रॉक्सीमेट इक्वल। तो जब वेलोसिटी कम हो ऑब्जेक्ट की या फिनोमिनन जिसे हम बात करें और साइज ज़्यादा हो, तो बेसिकली क्लासिकल मैकेनिक्स इज यूजफुल। पहले क्या था कि क्लासिकल फिजिक्स ही यूजफुल थी। 1905 के बाद फिर आइंस्टाइन ने अपनी एक थ्योरी दी जिसे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिव STR बोलते हैं या रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स होती है। तो आइंस्टाइन को लगा कि जो भी न्यूटन्स लॉ है, जब वेलोसिटी सी से बहुत कम है तब तो वैलिड है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स उन जो फिनोमिनस है उनको क्या कर रही थी, डिस्क्राइब करने में सक्सेसफुल हो रही थी। पर जैसे ही वेलोसिटी बढ़ रही थी तो यहाँ पे क्या हो रहा था, दैट विल बी एरर। ये हम बोलते हैं कि एरर, वो पूरी तरह से क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी यदि वेलोसिटी बढ़ती जा रही। ठीक है,
अंडरस्टैंड। तो फिर आइंस्टाइन ने एक थ्योरी डेवलप कर दी जिसे हम रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स है, और ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है। और जैसे ही वेलोसिटी कम होती जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी जिसे बोलते स्पीड, तो अगेन इट इज द क्लासिकल मैकेनिक्स, इट इज कन्वर्ट इनटू द क्लासिकल मैकेनिक्स। ठीक है, तो क्लासिकल मैकेनिक्स क्या है? रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स का एक पोर्शन है जो कि वेलोसिटी बहुत कम है तब एप्लीकेबल है। अंडरस्टैंड। इस तरह से हम क्वांटम मैकेनिक्स को भी बोल सकते हैं कि जैसे साइज बहुत कम है, दैट इज इन द एटॉमिक स्केल, तो ये क्लासिकल जो मैकेनिक्स है वो एप्लीकेबल नहीं है। यदि वेलोसिटी कम है, साइज इज इन द एटॉमिक स्केल, मतलब अप टू द 10⁻10 मीटर एटॉमिक स्केल, तो हमें क्वांटम मैकेनिक्स का यूज करना पड़ता है। क्लासिकल मैकेनिक्स इन स्मॉल साइज पार्टिकल में डील नहीं कर सकती थी। तो ये हम पढ़ेंगे, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हम बात करेंगे। तो क्वांटम मैकेनिक्स का रोल कहाँ पे है? जहाँ पे वेलोसिटी कम है और साइज कम है। अब हम बात करते हैं फोर्थ ब्रांच की, दैट इज क्वांटम फील्ड थ्योरी। यहाँ पे साइज भी कम है और वेलोसिटी भी ज़्यादा है, तो बहुत मुश्किल अभी ये अंडर डेवलपमेंट है ये थ्योरी, क्वांटम फील्ड थ्योरी। ठीक है बच्चों, तो बहुत सारा स्कोप इस फील्ड में आप बच्चों के लिए है। तो ये चार जो ब्रांचेस हैं तो मेन मैकेनिक्स की, इसको हम इस तरह से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं साइज और वेलोसिटी के टर्म में। अब ये वो हम अब बात आते हैं रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। पता आपको चल गया कि रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स कहाँ होगी यूज? जहाँ पे वेलोसिटी जो है वो c की तरफ अप्रोच कर रही है। कोई भी पार्टिकल है, यदि वो वेलोसिटी ऑफ c से c के अप्रॉक्सीमेट मूव करेगा तो उसमें हम क्लासिकल फिजिक्स, मतलब कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी हम इसे बोलते हैं। न्यूटन्स लॉ वहाँ पे नहीं लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल, न्यूटन्स का सेकेंड लॉ है F = ma इन केस ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। ठीक है बच्चों, ये आप लोगों को पता है। जैसे ही ये वेलोसिटी c को अप्रोच करेगा तो फोर्स इज Γ³ ma, और गामा जो है दैट इज 1/1 - b²/c²। तो यहां से देखिए, न्यूटन्स सेकेंड लॉ इज डिफरेंट इन केस ऑफ द रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। गामा जैसे वेलोसिटी c से कम होगी, गामा जो होगा वो यहाँ पे 1 हो जाएगा, एंड इट इज कन्वर्ट बैक टू द F = ma, न्यूटन्स सेकेंड लॉ। इसके कई सारे रीजन हम पढ़ेंगे। यहाँ पे हम बोलते हैं कि मास एब्सोल्यूट है, पर यहाँ पे बोलते हैं कि मास जो है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। मास जो होगा वो वेरिएबल क्वांटिटी है। रिलेटिविस्टिक मास हम पढ़ेंगे आगे बच्चों, सब चीज़ें हमारी सीरीज में ये सारी चीज़ें कवर होंगी। तो यहाँ देखिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रहा है कि Γ³ ma ये कैसे आया, ये हम पढ़ेंगे। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, अंडरस्टैंड, उसमें ये वाली टर्म बच्चों आएगी, और इससे हम वो भी प्रूव करेंगे कि इट इज कन्वर्ट बैक इनटू द F = ma व्हेन v इज वेरी लेस देन c। तो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, अब ये बात करते हैं कि रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स का मतलब क्या है? दैट इज रिलेटिव मतलब रिलेशन। इट इज कनेक्ट विद द डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम और द ऑब्जर्वर के साथ कनेक्ट है, रिलेटिव है, रिलेटिव। ठीक है बच्चों, तो एवरीथिंग इज रिलेटिव। इससे पहले क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग एवरीथिंग इज एब्सोल्यूट, मतलब एब्सोल्यूट बोलते हैं कि मास एब्सोल्यूट है, वेलोसिटी, इवन टाइम एब्सोल्यूट है, लेंथ एब्सोल्यूट है। पर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग, आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग, नथिंग इज एब्सोल्यूट, एवरीथिंग इज रिलेटिव। रिलेटिव मतलब है ऑब्जर्वर डिपेंडेंट। ठीक है, कि ऑब्जर्वर कहाँ से उसकी मोशन को, कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है उसकी मोशन को दो ऑब्जर्वर यदि उसको मेजर कर रहे हैं तो डिपेंड करता है कि वो उस ऑब्जर्वर की पोजीशन कहाँ पे है। दैट इज ऑब्जर्वर डिपेंडेंट, एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट का मतलब है कि चाहे ऑब्जर्वर एरोप्लेन पे है और हम, यदि कोई एक ऑब्जर्वर ए जो है वो एरोप्लेन पे है और बी जो है वो अर्थ पे है, तो दोनों के लिए मोशन अलग अलग होगी, रिलेटिव होगी। उन दोनों के लिए वो मोशन, जो मेजरमेंट ऑफ मोशन है वो सेम नहीं होगी। यदि सेम होगी तो उसे हम एब्सोल्यूट बोलते हैं, यदि वो ऑब्जर्वर डिपेंडेंट होगी तो हम उसे रिलेटिव बोलते हैं। तो आइंस्टाइन ने कहा कि नथिंग इज
एब्सोल्यूट, एवरीथिंग इज रिलेटिव, मतलब ऑल मोशंस आर रिलेटिव, नथिंग इज एब्सोल्यूट। और उसने एक और चीज कही थी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस इज ऑलवेज c, दैट इज द, उसमें बोलते हैं कि वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है वो c के बराबर होगी, वो सारे ऑब्जर्वर के लिए एक ही होगी। ठीक है बच्चों, ये उसने जो वो आइंस्टाइन ने ये सारी चीजें दी। अच्छा, उसके बाद अब मैकेनिक्स को सॉल्व करने के लिए आपको पता है हमें क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया, तो क्लासिकल मैकेनिक्स में हम पढ़ेंगे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, दैट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, मतलब कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपस को कनेक्ट करने के लिए जो इक्वेशंस है, दैट इज बेसिकली क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो गैलीलियन ने दी थी, फिर लॉरेंज ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के पोस्टुलेट्स को यूज करके जो है वो एक ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन दी। तो हमें सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए बच्चों। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हम बात करेंगे, वो कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम, जैसे कि मैं जो वो रेस्ट पे है, आप बच्चे ट्रेन पे मूव कर रहे हैं, तो आपका एक अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा, मेरा एक अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब पोजीशन, कोई इवेंट अकर हो रहा, तो आपको इस पूरे फ्रेम में आपको देखो दो ऑब्जर्वर हो गए, एक आप हो गए, एक मैं, और एक कोई इवेंट अकर हो रहा है। इवेंट मतलब कोई वर्ड मूव कर रहा है। यदि आप ट्रेन में बैठे हैं, मैं रेस्ट पे हूँ, प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ, और कोई वर्ड मूव कर रहा है, कोई इवेंट अकर हो रहा है, तो ये तीन चीज़ें जो हैं, तो जो इवेंट है उसकी पोजीशन और टाइम कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो जो आप ट्रेन पे हैं तो आपका एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और मैं प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ, रेस्ट पे खड़ा हूँ, तो मेरा अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम है। और मेरा दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम और इवेंट, इन तीनों को आपस में जो लिंक करेगा उससे हम आगे पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। और लॉरेंज ने दी है आइंस्टाइन पोस्टुलेट्स को यूज करके, और गैलीलियन ने जो हमारे पास क्लासिकल मैकेनिक्स की यूज करके। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम दैट इज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, टाइम एंड स्पेस। ठीक है बच्चों, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये क्वेश्चन आता है व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम विद रेस्पेक्ट टू विच वी मेजर द पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट ऑफ एन इवेंट। कोई भी इवेंट हो रहा है, इवेंट जैसे कोई वर्ड मूव कर रहा है, कोई कार मूव कर रही है, वो क्या है, इवेंट है, जिसको हम मेजर कर रहे हैं। दो ऑब्जर्वर, 2 से 3 4 जो भी हमारे पास जो ऑब्जर्वर है। ठीक है बच्चों, तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, फिर से समझ लो, कोऑर्डिनेट सिस्टम है विद रेस्पेक्ट टू विच वी मेजर द पोजीशन ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट ऑफ एन इवेंट। ठीक है, और ये दो तरह का है, दैट इज 2 टाइप, दैट इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इट इज बेसिकली कॉल्ड द अनएक्सेलरेटेड फ्रेम, जहां पे कि न्यूटन्स के सारे लॉज जो है वो वैलिड है। इट होल्ड द न्यूटन्स लॉज ऑफ फिजिक्स। ठीक है, और ये क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है, एक्सेलरेटेड फ्रेम, जहां पे क्या है, जहां पे न्यूटन्स लॉ आर नॉट होल्ड, कि न्यूटन्स लॉ जो है वो लॉ ऑफ फिजिक्स आर नॉट वैलिड इन द फ्रेम दैट इज कॉल्ड द नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब देखिए बच्चों, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अनएक्सेलरेटेड फ्रेम का मतलब है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो मूव ही करता जाएगा अनलेस अंटिल हम उसे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना दे, दैट इज अ न्यूटन लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब थोड़ा सा एग्जांपल देखिए, अब कभी मॉल में गए होंगे तो आपने देखा ना, एक बहुत अच्छे एक स्मूथ लिफ्ट आपने देखी होनी, ग्लास की, बिल्कुल स्मूथ चलती, तो हम उससे बोल सकते हैं कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। यदि हम उससे सपोज कर लें कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, और जो उस लिफ्ट के अंदर है, एक तो ऑब्जर्वर वो हो गया, और एक ऑब्जर्वर जो उस लिफ्ट को बाहर से देख रहा है, तो दोनों क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम उनके लिए क्या है, अलग अलग है। अब ये दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम फ्रेम ऑफ रेफरेंस दोनों के लिए वो क्या है, यदि वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है लिफ्ट, तो दोनों के बीच का कनेक्शन क्या, कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब कि एक्सेलरेशन विल बी 0।
इसे हम बोलते हैं अनएक्सेलेरेटेड फ्रेम। तो लिफ्ट जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब उसके अंदर जो पर्सन है वो भी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। तो दोनों तो वो उस फ्रेम ऑफ मतलब रेफरेंस को क्या बोलेंगे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। अब दोनों ऑब्जर्वर, एक जो उसको लिफ्ट को बाहर से देख रहा है और एक ऑब्जर्वर अंदर है, तो जो दोनों के बीच का जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट होगी, मतलब एक्सीलरेशन विल बी जीरो। तो उससे हम बेसिकली इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। ठीक है। अब कई ऐसे भी हैं, आपने हॉस्पिटल में ट्रेन देखी है या तो उसमें बिल्कुल क्या रुक के चलती हैं, तो उससे हम बेस बोलते हैं कि वो क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नहीं है, वो उसमें क्या है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, मतलब कि वो एक्सेलरेशन आ रहा है उसमें। तो उसे हम बेसिकली बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इसमें क्या है, न्यूटन्स लॉज आर नॉट होल्ड, न्यूटन्स लॉ ऑफ फिजिक्स आर नॉट वैलिड। ठीक है। नॉन, इसके बोलते हैं एक्सेलरेटेड फ्रेम, दैट इज अ नॉन। और अर्थ जो है बेसिकली क्वेश्चन आता है कि अर्थ क्या इनर्शियल फ्रेम है या नॉन इनर्शियल फ्रेम है। अर्थ जो है वो इनर्शियल फ्रेम है, पर हम उसमें एक एजम्पशन करते हैं कि जो स्पिन वाला जो पार्ट पोर्शन है, अर्थ इज बेसिकली नॉन इनर्शियल फ्रेम, पर उसे हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लेते हैं। हम ये मान लेते हैं, ये एज्यूम कर लेते हैं कि जो स्पिन वाला जो पोर्शन है उसको हम नेग्लेक्ट कर दें, तो अर्थ जो क्या है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है। जैसे मेरी गो राउंड जो झूला होता है ना, जैसे झूला, तो उसमें हर पोजीशन पे उसकी डायरेक्शन चेंज होती है और उसमें क्या एक्सेलरेशन आता है। तो उसे मैरी गो अराउंड इज द एग्जांपल ऑफ द नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और कोई भी ऑब्जेक्ट द कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो उसे हम बोलेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और उसके विद रेस्पेक्ट टू कोई रेस्ट पे होगा वो भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये क्वेश्चन आता है तो आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल, इस तरह से आपको बच्चों जो है वो लिखना है फ्लो चार्ट के पॉइंट में। उसके बाद हम बात करेंगे पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब पोस्टुलेट्स क्या है, व्हाट इज द पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। Postulates of special theory of relativity। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो इसमें हम देखिए बच्चों, तो आइंस्टाइन ने दो पोस्टुलेट्स दिए, और पोस्टुलेट जो है वो बेसिकली क्या है, पहला जो पोस्टुलेट है कि ऑल laws of physics are equal in inertial frame of reference। inertial frame of reference। तो जो इनर्शियल, तो ये जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को लेके बनाई गई है, और एक्सेलरेटेड फ्रेम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टाइन ने बाद में प्रपोज की। पर ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो डिजाइन की गई है वो अनएक्सेलरेटेड फ्रेम को लेके की गई है बच्चों, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को लेके की गई। तो इसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपको समझना चाहिए, इस पे ये सारी चीजें जो है वो डेवलप की गई है। तो इसमें पहला जो पोस्टुलेट है वो क्या है बच्चों, ऑल लॉज ऑफ फिजिक्स आर सेम इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब कि सारे ऑब्जर्वर के लिए लॉज जो है वो इक्वल है, ठीक है, जितने भी फिजिक्स के। सेकंड क्या है, पोस्टुलेट से आता है 2 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज द पोस्टुलेट्स ऑफ द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो पहला तो ये है। सेकंड पोस्टुलेट्स ये है कि द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस are always equal to c and it is same for all observer।
जितने भी ऑब्जर्वर हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट सबके लिए फ्री स्पेस में c ही होगी। अंडरस्टैंड, ये सारा एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है। इन फ्री स्पेस आर ऑलवेज इक्वल टू c एंड इट इज सेम फॉर द ऑल ऑब्जर्वर। इससे तो ये इन पोस्टुलेट्स को यूज करके फिर लॉरेंज ने ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन दी। आगे हम पढ़ेंगे, पहले उससे पहले हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन पढ़ेंगे जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स पे बेस्ड है। फिर हम उससे ये कंक्लूजन निकालेंगे कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो इक्वेशन है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन मतलब दो ऑब्जर्वर की कोई मेजरमेंट को कनेक्ट करना, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो फिर वो फेल हो जाती है, इस वाले पोस्टुलेट को वो फॉलो नहीं कर पाती है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। उसके बाद आइंस्टाइन के पोस्टुलेट्स को यूज करके लॉरेंज ने ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन दी और उस लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो है वो वैलिड थी। उसके बाद जो थी वो सारी की सारी जो थ्योरीज हैं, जैसे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हम पढ़ेंगे, लेंथ जो होगा वो ऑब्जर्वर डिपेंडेंट है, एब्सोल्यूट नहीं है। टाइम की बात करेंगे, टाइम डायलेशन की बात करेंगे। उसके बाद हम मास की बात करेंगे, रिलेटिविस्टिक मास। ये सारे हम लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से हम समझ पाएंगे मास जो एब्सोल्यूट नहीं है, ये ऑब्जर्वर डिपेंडेंट है, ठीक है। उसके बाद हम मास एनर्जी इक्विवेलेंस डिस्कस करेंगे बच्चों, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम कमिंग लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे और इसके बेस न्यूमेरिकल्स भी हम डिस्कस करेंगे बच्चों। उसके बाद जो है हम जो वो इन सब चीज़ों को डिस्कस, इसके पहले जो है एक हम और बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट जो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। तो ये जो पहले वाला पोस्टुलेट्स है ये बताता है कि कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस एब्सोल्यूट नहीं है, कोई भी यूनिवर्सल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एग्जिस्ट नहीं करती है। उसका मेन कंक्लूजन ये था, इससे उसका जो कॉन्सिक्वेंस यही था बच्चे कि कोई भी यूनिवर्सल फ्रेम एग्जिस्ट नहीं करती है। तो पर माइकलसन मोरले ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसमें उसने ये कोशिश की थी कि कोई ना कोई यूनिवर्सल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एग्जिस्ट करती ईथर, पर बाद में वो एक्सपेरिमेंटली फेल हो गया था। थ्योरेटिकली माइकलसन मोरले ने उसको ट्राई किया था उसको प्रूव करने के लिए कि कोई एक यूनिवर्सल या एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस एग्जिस्ट करती है, पर वो फेल हो गया एक्सपेरिमेंटली। तो इससे ये पता चला कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो थी वो ट्रू थी। और माइकलसन मोरले के एक्सपेरिमेंट के बाद ये प्रूव हो गया कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो रियल है और ये इफेक्टिव है फॉर द हाई वेलोसिटी मेजरमेंट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का टॉपिक ये समझ आया होगा बच्चों। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए बच्चों। थैंक यू वेरी मच।